बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज अपोजिशन के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसके बाद मूड कुछ अच्छा नहीं था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि स्पीकर को मोशन अदम एतमाद पेश करेंगे और उसको उस पर आगे चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चल रहे तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर धरना देगी और मैं देखता हूं कि किस तरह OIC का इजलास होता है। कीपिंग इन माइंड, आज सुबह कल की तारीख के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब, उन्होंने 14 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज इशू किया और उनको ये भी कहा गया है कि आप 7 दिनों में इसका जवाब दें। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि अगर आप लोग वापस आना चाहें तो आप वापस भी आ सकते हैं, और गैर मशरूत माफ़ी का भी कहा गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन की सिचुएशन क्या है? अपोजिशन की सिचुएशन यह है कि अपोजिशन की प्रायोरिटी है कि ASAP बेसिस के ऊपर इजलास तलब कर लिया जाए और ये मोशन पुट किया जाए और वहां पर हाउस डिवाइड हो जाए और पता चल जाए सिचुएशन क्या है। हुकूमत और अपोजिशन को यही सूट करता है। दूसरी तरफ हुकूमत जितना टाइम बाय करेगी हुकूमत के लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वी शुड कीप इट इन माइंड 23 मार्च की परेड भी आ रही है और उससे पहले OIC की मीटिंग है। सो ये सारी चीजें हुकूमत के हक में है और अपोजिशन के हक में नहीं, और इसीलिए ये जो थोड़ा सा आज हमने एक अग्रेशन देखा है बिलावल की स्पीच के अंदर और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की, अपेरेंटली लगता ऐसे ही है कि ये होगा। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि कल 2 बड़ों की मुलाकात जो हुई है शायद उसके भी कुछ असरात सामने आए। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है खेलदास कोस्तानी, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाक लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं सेनेटर सैफ मक्सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मक्सी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, सिंध हाउस में क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है? वो हुकूमत कह रही है वहां पर करोड़ों रुपया दे रहे हैं आप लोगों को, और उसके बाद उनको अपने सिंध पुलिस भी वहां पर सारी ड्यूटी पे लगा दी है। कल गेट तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने और बाकी के। क्या हो, करना क्या चाह रहे हैं आप सिंध हाउस के अंदर? जी मंसूर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तो बहुत कंडेमेबल वाक़या है जो वर्कर्स वहाँ पहुँचे हैं। मैं ख़ुद जब कभी इस्लामाबाद होता हूँ तो बलूचिस्तान हाउस में कभी कभार रिहाइश हो जाती है। वहाँ जुडिशल जो हमारे हैं सुपीरियर कोर्ट के जजेस, उनके रिहाइश गाह भी हैं, और चारों सूबों के वहाँ ये हाउसेज़ हैं जहाँ उनके लेजिस्लेटर्स ने जब आना होता है इस्लामाबाद तो उनकी रिहाइश होती है। और वो रेड जोन का एरिया है। ये कैसे वर्कर्स वहाँ पहुँचे डिस्पाइट कि वो रेड जोन का एरिया है, ये एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट के ऊपर। इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। जहाँ तक बात है कि कोई सिंध हाउस में आके रहता है तो काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट आती हैं फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, उनके लेजिस्लेटर्स आते हैं या MNAs, किसी को रिहाइश का चाहिए होती है। ठीक है। जो वाक़यात हुए थे पार्लियामेंट लॉजेस में कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से काफ़ी लेजिस्लेटर्स थ्रेटन फील कर रहे थे, वहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया था, तो रिक्वेस्ट आई होंगी और उसके बेसिस पे सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कर्टसी एक्सटेंड की होगी एट द सिंध हाउस। इसके अंदर कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है। 700-500 बंदे भी आपने सिंध पुलिस के बुला लिए? सर, वो कंडेमेबल इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं है कि अगर वो वहाँ रह रहे हैं, बिकॉज जो सिंध पुलिस वहाँ बुलाई गई थी वो इसीलिए बुलाई गई थी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सवालिया निशान बनी हुई है इस टाइम पे। तो अगर इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस का आपस में कोई वहाँ पर मसला हो जाए फिर क्या होगा? आई थिंक इस तरह होता है। इस्लामाबाद पुलिस आई थिंक वाज देयर। इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना किरदार अदा किया होगा उनको रोकने के लिए और गेट तोड़ने वगैरह के। लेकिन मतलब आप देखें ना कि उनको पहले रोका जाता, वहां पहुंचने से पहले रोका जाता तो बेहतर इकदाम होता। ठीक। जहां तक बात आ रही है कि जी सिंध गवर्नमेंट या सिंध हाउस में क्या हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वहां कोई लोग रह रहे हैं, उन लोगों से मेरे ख्याल में काफ़ी बड़े बड़े आपके एंकर्स जर्नलिस्ट ने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं वहाँ जाके, और उन्होंने कोई इस तरह का खदशा जाहिर नहीं किया कि उनको कहीं लाया गया है। वो सब अपनी मर्जी से आए हैं। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर जाहिर किया हुआ है। बिल्कुल सही। इब्राहिम भाई, आपकी तरफ में आता हूं। आपने सैफ की बात सुनी है, वो कह रही है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आप लोगों की वजह से जो कुछ हुआ, ये तमाम जो अरकान है ये उससे खाइफ हैं, उससे घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक सेकेंड ऑप्शन देखी है कि यहाँ पर मिल जाए, और जो सिक्योरिटी भी दी गई है वो भी
थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, बिकॉज बेस्ड ऑन जो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हुआ था, आप लोग, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके फेडरल मिनिस्टर्स पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई, और ये करोड़ों अरबों रुपये कहाँ से आया है, ये इसकी कोई प्रूफ तो हमें बताएं, ये या सिर्फ मुंह ज़बानी बातें ही हो रही हैं अभी तक? सबसे पहली बात तो ये है कि इंतहाई अफसोसनाक अमर ये चाहे किसी पार्टी की तरफ से भी हो कि आज के दिन में, आजकल के दिनों में जबकि मीडिया इतना वोकल है, ओपन है, हर जगह एक्सेस है, और इस दौर में बैठ के ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये फ्लोर क्रॉसिंग और उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने हैं, उसके लिए मकसद है कि सिंध से पुलिस को लेके आ जाना। सिंध क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, सब हम सब मिलके एक पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। हमें ये जो एक हमने क्रिएट कर दी है ये चीज के यहाँ से बंदे लेके आ जाएं आप। अब विदिन आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट विदिन गवर्नमेंट चलाई जा सकती है जब फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल एजेंसीज, आपकी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस मौजूद है, उसके दौरान आप मुसल्ला वहां से पुलिस को सिंध को उठा के ले आए। कॉन्स्टिट्यूशनली कौन से उसमें ये इसकी प्रोविजन है कि आप इस किस्म के मामला करें? और अगर इनको मकसद है वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ वो अपनी सिक्योरिटी और ये अगर अपनी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वहां पे गए हुए थे और अपने सपोर्ट के लिए गए हुए थे, तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि फिर इनको सिंध से पुलिस क्यों लानी पड़ी कि उनकी दाढ़ी में तिनके वाली बात थी। ओके, अब हमारा राइट है कि हमारी पार्टी के मेंबरान होते हुए हमारे टिकट पे इलेक्ट हुए हुए लोग हमारा आके अगर वो मकसद है कि फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा लीगल राइट है कि उनको शोकाज नोटिस भेजें, ठीक है, वो उसका जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ओके, ठीक हो गया, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है और इनका। लेकिन इब्राहिम भाई मुझे एक चीज बताइए, ये जो आप लोगों ने अब शो कॉज इशू किए हैं और आप लोग कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर आए और गैर मशरूत वापसी हो, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि जी कुछ लोगों से राब्ते हो गए हैं, ये अब फिर क्या होने जा रहा है? इसमें आप लोग टाइम बाय कर रहे हैं। बिलावल की थ्रेट आपने सुन ली है, उन्होंने कहा अगर स्पीकर साहब नहीं मंडे को इसको प्रोसेस करेंगे हम लोग तो धरना देकर बैठ जाएंगे, और मैं देखता हूं किस तरह OIC की मीटिंग होती है यहां पर। फॉरन बैकअप है कि अब OIC की मीटिंग है मुस्लिम उम्मा की सॉलिडेरिटी के लिए है, और ये जितने भी OIC के मेंबरान तशरीफ ला रहे हैं उनमें सऊदी प्रिंस भी जो है वो भी उसमें मौजूद हैं, MDS वो भी आ रहे हैं, 23 मार्च का वो भी है। सो बेसिक पर्पस है कि उम्मत मुसलमान को इकट्ठे नहीं होने देना, और उसको उसके पीछे वो जो हाथ जो इस चीज से अपने आप को थ्रेटन फील कर रहे हैं। हालांकि हमने बारहा कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनेंगे, अगर थे बाजी में तो अब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम न्यूट्रल अपने मुल्क और अपने कौम के लिए जो बेहतर होगा वो पॉलिसीज हम लेके आएंगे, वो पॉलिसीज हम अडॉप्ट करेंगे। तो हमें ये कीप अस आउट ऑफ इट। और प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा सिंपल कहा था यार, कि उन्होंने कहा था कि वी आर पार्टनर इन पीस, वी आर नॉट पार्टनर इन वॉर्स। तो हम बिल्कुल उस चीज को बाज जो है लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो उनके जो करिंदे जहां यहाँ पर मौजूद हैं अब वो उनके थ्रू ये इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि OIC की मीटिंग को, जो इतना बड़ा एक इवेंट इससे पहले वो UN में हुआ, आप देखें कि वो नमूसे रिसालत इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है वो वहां पर रेजोल्यूशन पास हो गई। ठीक, तो इतना मकसद है कि उसके तनाजुर में अब ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पर OIC की मीटिंग नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि कहीं से वो खून जोश मार रहा है, जिस खून के बेस पे ये आगे बढ़ के और ये सिंध हाउस में भी बंदे कर रहे हैं और लेफ्ट राइट से भी हाथ पांव मार रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका। खेलदास भाई जरा मुझे बताएं, नंबर गेम जो आप लोगों की है, ये जो नाराज अरकान हैं इनसे हमारी भी बात हुई, बाकी भी बहुत सारे लोगों की बात हुई, ये पैसों वाली बात टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कहीं तक हमारे पास कोई सरफेस नहीं हुई। टिकटों की बात जरूर हो रही है और ये भी कहा जा रहा है मेजॉरिटी जो टिकटें डिमांड की जा रही हैं वो आप लोगों से की जा रही हैं। सर यहां तक तो बात समझ आती है, मुझे जरा ये समझाएं
कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अकोमोडेट कर रही है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। मंसूर काजी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, पहली बात, जो लोग कहते थे ये इमरान खान और उसके जो हवारी सब कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, PMLN खत्म हो गई है, हर रोज ये 3.5-4 साल से ये कह रहे थे। आज इनको पता लग गया है कि अगर किसी टिकट का वैल्यू है तो वो PMLN का टिकट है, कि कितना उसकी मकबूलियत है और कितने लोग उसको चाहते हैं। ये अवाम की जो पजीरा ये है, अवाम की जो मोहब्बत है नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से और पार्टी से, जो उनके पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में जो जुड़ा हुआ है, तो ये उसका सबूत है। पहली दूसरी बात जो आपने कही, देखें जो अरकान नाराज अरकान है उनकी कुछ नून लीग से बात हुई है आगे चल के इलेक्शन के लिए, कुछ पीपल्स पार्टी से भी हुई है और JUIF से हुई है। तो ये अब जो स्ट्रेटेजी है, ये तीनों पार्टी मिलके इन सारे मामलात को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी मामलात हैं, वो जो ज्वाइंट अपोजिशन है, मुत्तहदा अपोजिशन, वो मिलके जो है वो देख रहे हैं। बाकी जो सिंध हाउस में नाराज अरकान का रहना, वो एक मैं भी MNA हूँ, मेरा सिंध से ताल्लुक है, कभी कभी मुझे सिंध हाउस की जरूरत पड़ती है तो मैं उनको सिंध हाउस को लिखता हूँ और मैं जाके कभी कभी उधर मैंने स्टे भी किया है। मेरे मेहमान आते हैं तो मैं उनको स्टे कराता हूँ। ये MNAs का हक है, जो किसी भी अगर जगह पे सरकारी है, पंजाब हाउस हो, सिंध हाउस हो या फेडरल हाउस हो, तो वो वहां जाके ठहरते हैं। खेलदास भाई, मुझे एक चीज बताएं। ठीक है, मैं आपकी ये बात समझ गया। मुझे खेलदास साहब एक चीज बताएं, ये जो इस वक्त नेशनल गवर्नमेंट का एक आइडिया शहबाज शरीफ ने फ्लोट किया है, आप लोगों को कैसे लगता है कि आप लोग माइनस इमरान खान या माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गवर्नमेंट बनाएंगे, वो 5 साल के लिए चलेगी, प्रैक्टिकली आप लोगों की कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, ये कैसे आप लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं ये सब कुछ हो जाएगा? देखिए मंसूर काजी साहब, आपको याद होगा जब पहली शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर के हैसियत से उसने असेंबली में तकरीर की थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को, हालांकि हमें ये कबूल नहीं थी, ये सिलेक्टेड हम कह रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि इस मुल्क की खातिर आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। मगर इमरान खान ने उस फराग दिली को, उस ऑफर को ठुकराया और बल्कि शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, 15 महीने उनको जेल में रखा। मगर वो शहबाज शरीफ साहब तब उन्होंने बात ये की। उसके बाद जब आपको याद होगा 6 से 8 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, कायद-ए-आज़म की मज़ार में बैठ के जब मीडिया से बात कर रहे थे, मैं खड़ा था, वहां पे भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि PTI के अलावा तमाम पार्टियां मिलके नेशनल गवर्नमेंट बनाए और हम इस मुल्क को जितने मसाइल इन 4 सालों में बढ़े हैं, तो अब एक पार्टी के बजाय सब मिलके इस मुल्क की खिदमत करें। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के जो मसाइल है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इनको हम सब मिलके सूबों में, ज़ाहिर है आपको पता है 18 अमेंडमेंट अगर वफाक सूबे से मिली होगी, मिलके काम करेगी तो सूबों की भी तरक्की होगी। तो इस तरह हमारा कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट है और इसी तरह बलूचिस्तान पॉइंट आ गया आपका, मौलाना साहब है, पंजाब में हम हैं, तो हम चाहते हैं कि मिलके इस मुल्क की खिदमत करें। अगर इमरान खान को ये जज्बा होता, उसको मुल्क प्रायोरिटी होती, मुल्क की आवाम प्रायोरिटी होती, तो शहबाज शरीफ साहब की उस बात को वो आनर देते और मिलके आज पाकिस्तान इस भंवर में ना फंसता। पॉइंट आ गया जी, खेलदास भाई आपका पॉइंट आ गया। ठीक, PTI के बगैर नेशनल गवर्नमेंट बिल्कुल ये बनेगी और यही हल है इस मुल्क का। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब एक ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सैफ, मुझे एक चीज बताएं, इस सारा एक स्क्रिप्ट जो चल रहा है इस वक्त, इसमें इत्तेहादी खामोश है। वो चौधरी परवेज इलाही की स्टेटमेंट आई, वो आप लोगों की तरफ आई, उन्होंने जरदारी साहब का भी मेंशन किया, बिलावल का भी मेंशन किया, मौलाना फजल रहमान, ये टिल्ट जरूर आ रहा है, लेकिन खामोश है सारे। क्यों खामोश हैं? वो क्या हवाओं का रुख देख रहे हैं कि हवा जिस रुख में चलेगी? क्योंकि इत्तेहादी अब ये कहते हैं कि हमें अब टेलीफोन कोई नहीं आ रहा, ये मुझे बिल्कुल पता है। सो अब हवाओं का रुख किस तरफ है, ये भी जरा बताएं। अनफॉर्चुनेट है मंसूर भाई, जैसे आपने कहा कि एक स्क्रिप्ट चल रहा है, हमें पता नहीं क्यों इस मुल्क में अभी तक स्क्रिप्ट की आदत है और फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार होता है। इत्तेहादी जो हैं वो अपना इलेक्शन लड़कर आए हुए हैं, वो उनकी जो भी है सीटें इन द असेंबली, उन्होंने अपना फैसला खुद करना है।
उन्होंने फैसला किस तरफ करना है ये वो मेरे से बेहतर जवाब दे सकेंगे, चूँकि उनमें से कोई यहाँ हमारे पास स्टूडियो में या प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जो आज के हवाले से आपने पहले शुरू में भी प्रोग्राम के बात की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ कि आइन बड़ा क्लियर है आर्टिकल 54 में। चाहे अगर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन नहीं भी होता, मैं खुद जब सेनेट में था, तो जब हम अपोजिशन में थे, नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो जैसे सेशन ख़त्म होता था तो हमें खदशा होता था कि पता नहीं नेक्स्ट सेशन गवर्नमेंट कब कॉल करेगी, लेट कॉल करेगी, या अपोजिशन के कोई ऐसे इश्यूज होते थे जो हम फ्लोर पे लाना चाहते थे, तो हम उसी दिन बैठ के हम एक रिक्विजिशन सेशन कॉल करते थे सेनेट में। मोर और लेस प्रोसीजर असेंबली में भी यही है, नेशनल असेंबली में, हाउस में। उसके अंदर 14 डेज होते हैं स्पीकर के पास। 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली रिक्विजिशन सेशन आ जाता है और जो अपोजिशन ने एजेंडा दिया होता है उसी पे बहस होती है। इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूं मैं नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, ताकि आवाम को भी क्लैरिफाई हो जाए इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कंफ्यूजिंग बयानात आए हैं फ्रॉम देयर मिनिस्टर्स, इवन फ्रॉम देयर लीडरशिप, के शायद लोगों को अभी तक सही तरह नहीं पता आइन में क्या लिखा हुआ है। मंडे की बात इसलिए हो रही है बिकॉज मंडे आई थिंक बनता है 21st, तो ये 8th को मेरे ख्याल में जमा हुआ था, सॉरी जो भी 14 डेज का जो 14 डेज का टाइम स्पैन, 21st बनता है, 22nd को सेशन कॉल होना चाहिए। वो कोइंसिडेंस है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन आ गई हुई है, बट कहीं ये नहीं है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के दिन नेशनल असेंबली का सेशन कॉल करके, लेकिन उस दिन कॉल करना ठीक है आपको लगता है? बिल्कुल, बिकॉज जब फॉरेन लीडर्स भी आते हैं तो असेंबली के सेशन कॉल होते हैं। फॉरेन लीडर्स पार्लियामेंट में आके, मैं खुद पार्लियामेंट में जब था तो हमारे फॉरेन लीडर्स आए हैं, उन्होंने वहाँ स्पीचेस की हुई हैं, तो सेशन कॉल होना इवन फॉर 5 मिनट्स अगर उसने कॉल होना है और रेजोल्यूशन ये वहाँ आना है फ्लोर पे कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन आ गया हुआ है, उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस में देखें कि नॉट बिफोर 3 days एंड नॉट लेटर देन 7 days। तो दैट गिव्स द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी एल्स इनफ टाइम कि कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, 23 मार्च भी गुजर जाए, और अब उसके बाद जो डेट तय होगी वो उस पर नो कॉन्फिडेंस आ जाए और डिवीजन ऑफ द हाउस होके पता चल जाएगा। उस दिन बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कौन से मेंबर्स डिफेक्ट करते हैं, नहीं करते, कोई भी शायद डिफेक्ट ना करे, हो सकता है कोई इत्तेहादी हमारे साथ ना खड़ा हो तो शायद इमरान खान जो हैं वो बच जाएं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से, और हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ना रहें। बट आप इस तरह की कंफ्यूजन नहीं फैला सकते और उसको एनार्किक सिचुएशन की तरफ ले जाके आप इतना जो पॉलिटिकल टेंशन है उसको राइज दे रहे हैं, टेम्परेचर्स को इतना राइज दे रहे हैं कि जी कहीं तसादुम हो जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है एंड गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर देगी, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो करना, बिकॉज वो लाजिम है। बिल्कुल ठीक है, स्पीकर की जिम्मेदारी है, इसमें कोई ऑपोजिशन गवर्नमेंट की बात नहीं है। स्पीकर जो है हमारी नज़र में, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं या जिस तरह की दिल्ली डैली टैक्टिक्स आ रहे हैं, उस पर यह जाहिर हो रहा है कि शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन की तरफ जा रहे हैं, जिसे ऑब्वियसली कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है इब्राहिम भाई, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस सारी डिस्कशन में। एक, आप लोगों ने शो कॉज इशू कर दिए, उसका पहले हमने बात कर ली। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 63A की तशरीह के लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सारी भाई जरा खाली क्लैरिफाई करूं, 63A की मंजूरी के लिए बिल्कुल मेरे से पॉइंट रह गया था, काइंडली ये ले लें। नोटेड ये हो कि वो एक एडवाइजरी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देगी और सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है कि वो कब उसका जवाब देती है, तो ये जरा काइंडली क्लैरिफाई हो जाना। ठीक हो गया। अगर इब्राहिम भाई टाइम बाउंड नहीं है, लेट मी टेक सैफ्स पॉइंट, अगर वो टाइम बाउंड नहीं है और इसका डिले भी आ सकता है, तो ये अपेरेंटली ये सारी चीजें हुकूमत को, आप लोगों को सूट करेंगी कि टाइम भी बाय हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाए और ये जो आपके नाराज अरकान हैं ये वापस भी आ जाएं। क्या ये आप लोगों की इस वक्त माइंडसेट है? और इसमें जरा थोड़ा सा एक और मुझे जरूर ऐड कर दें, ये जो पैसों वाली बात हो रही है, जितने भी अरकान से बात हुई है इब्राहिम भाई, एटलीस्ट मेरी, उन्होंने हल्फन अपनी फैमिलीज पे कुरान पर कसमें खाकर कहा है कि 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं, हां टिकटें जरूर इन्वॉल्व हैं, इस चीज का मुझे उन्होंने बिल्कुल कहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि विद इन 14 डेज जो है स्पीकर जो है वो इजलास कॉल कर सकते हैं। वो 14th डे को कॉल करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए मंडे को कॉल हो जाना और ट्यूसडे क्योंकि लास्ट डेट है उस दिन ना होना, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस।
उसमें से जो ही इन्होंने नो कॉन्फिडेंस नो सबमिट की थी, उसके विद इन 14 डेज होता है, वो स्पीकर की प्रेरोगेटिव है कि वो उसमें से कौन से दिन करते हैं, लेकिन जो डेफिनेटली उसकी जो कट आउट डेट है वो वही 14 डेज है। एक तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ जरा इस तरफ के, आपने वो पैसों वाली बात की, मैंने भी वो देखी है वीडियो, उसमें एक साहब कुरान का छोटा सा नुस्खा लेके उस पे उसको फेर के बता रहे थे, और एक ने सूरत यासीन का किया हुआ था। तो मैंने अपने उन भाइयों को सिर्फ इतना कहा कि ये कुरान अल्लाह पाक ने भेजा था हिदायत के लिए, कि हम लोग इससे हिदायत लें, और कुरान में वाज़ेह अल्फाज हैं कि जब तुम अहद करो तो अहद को वफा करो, ठीक है, अहद को पूरा करो। जब उसका कुरान में जो लिखा हुआ है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, और उसी कुरान पे हमें हाथ रख के बता रहे हैं कि जी आपने पैसे नहीं लिए हैं। तो अगर आपका कुरान पे यकीन हो, और अगर आपका कुरान पे एतमाद हो, और अगर आप कुरान को फॉलो करते हैं, तो कुरान तो कहता है कि अहद अपने को वफा करो, आप ये फ्लोर क्रॉसिंग मत करो। आपने हम दिया हुआ है कि आप अपनी पार्टी के वफादार रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ये ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ज़रा डिस्कस करते हैं गवर्नर राज की क्यों बात हो रही थी, और अब ऑब्वियसली सैनिटी प्रिवेल की है और बताया गया है कि जी सिंध के अंदर गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो आज मुलाकात हुई है, परवेज़ खटक साहब ने रब्ता किया है और जहांगीर खान तरीन को इस साथ भी मुलाकात करने की गवर्नर सिंध ने कोशिश की है बात करने की, लेकिन वो हो नहीं सकी। ये क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी खेलदास भाई, एक तो मुझे बताएं, आपके सिंध के अंदर गवर्नर राज लगने लगा था, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया, उसके बाद आपके गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी फरमा दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि कुछ लोगों का ख्याल था कि इतना ज़्यादा भी एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए, तो गवर्नर राज नहीं लगा। सबसे पहले क्या आप खुश हैं इसके ऊपर, ये बताइएगा, और उसके बाद ये जो अब सारी कहानी चल रही है कि जी आएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और उसको लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं तशरीह के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो लोग आप लोगों के साथ हैं वो हवाओं के रुख पर है, मैं आपको पहले बता रहा हूं जी। मंसूर भाई, वजीर आजम साहब 22 करोड़ अवाम को बार बार कहते थे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और इतने खुद घबरा गए हैं कि गवर्नर रूल्स की भी बात होते हैं, सिंध हाउस पे हमला भी हो गया, और अब कहते हैं कि अपने ही जो उनके कैंडिडेट जो एमएनए हैं उनको जो है हम नायल कराएंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे। देखिए, पहली बात ये, कानून के मुताबिक हुकूमत को चलना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक अगर चलेंगे तो सारे मामला ठीक होंगे। आपने स्पीकर की बात की, स्पीकर साहब एक पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं, उसको ये सोचना चाहिए, वो कस्टोडियन है पूरे हाउस के, उसको आइन और रूल्स और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए। और मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 6 से बचना चाहिए आप लोगों को। अगर आप कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करेंगे तो ये कानून मौजूद है, फिर आप कोई बच नहीं सकेगा। ये आप किसको कह रहे हैं खेलदास भाई? आप प्रिसाइसली इस्लामाबाद की इंतजामिया को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? हर कोई जो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। मैं इस वक्त असेंबली की बात कर रहा हूँ, 21 तारीख को 22 तारीख को इसे किसी सूरत में इजलास बुलाना चाहिए। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है 22 तारीख को, तो 22 तारीख को स्पीकर चाहे तो कन्वेंशन सेंटर में, किसी लॉन में, कहीं पे भी वो नेशनल असेंबली का इजलास बुला सकता है, और रूल्स के मुताबिक चले, आइन के मुताबिक चले। और जो मैं कहता हूं, अगर स्पीकर साहब ये नहीं करेंगे या सिविल ब्यूरोक्रेसी आइन इस पे अमल नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो सब पे लग सकता है। अगर कोई अफसर, कोई डीसी कमिश्नर कोई भी करता है, कोई एमएनए अगर मतलब मैं समझ आइन को तोड़ने वाला कोई भी हो, वो मुजरिम है। तो बात यह है कि इनको ये सोचना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, ये मजाक बात नहीं है। इस आइन की हमें सबको इज्जत है, एहतराम करना चाहिए, और रूल्स के मुताबिक हुकूमतें चलती है।
अगरचे इमरान खान समझता है कि मैं गवर्नर रूल लगा दूंगा, पहले इसको कौमी असेंबली से और सेनेट से इसको करारदाद मंजूर करानी पड़ेगी। इसके हुक्म पे गवर्नर रूल्स नहीं लगेगा। Okay. आइन पढ़ना चाहिए, इनको कानून को देखना चाहिए। इस तरह मजाक नहीं है, ये मुल्क को चलाना है। मैं समझता हूँ ये घबराए हुए हैं। इनको अगर ये बिलफर्ज अपने MNS को ये जो 15 है या 25 है या 35 है, इनको ये नायल करवाते हैं तो भी इनकी अक्सरियत तो खत्म हो जाती है, तो भी फिर भी तो ये कहा कैसे 172 मेंबरान पूरे करेंगे। हर सूरत नंबर तो आप लोगों ने पूरे करने, ऑपोजिशन ने, हुकूमत ने नंबर पूरे करने, नंबर तो आप लोगों ने शो करने हैं कि आपके पास ज्यादा नंबर हैं। हमारे पास दोनों सूरतों में नंबर पूरे हैं। अगर इनके अरकान हो उनके साथ भी पूरे हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। आप देख लेना, हमें मौका दे, हमें हार होती है जीत होती है, हम असेंबली के अंदर लड़ना चाहते हैं ना। ठीक पॉइंट आ गया जी। ये फैसला सड़कों पे तो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक से तो नहीं होगा ना। हमें मौका दे, हम अपना ये हम 172 मेंबर कैसे पूरे करते हैं, तादी ले जाते हैं, इनके आते हैं, कोई भी हम पूरे करके देंगे। अगर नहीं कर सकते तो हम हार जाएंगे, मगर ये मौका तो देना। ये भाग क्यों रहे इजलास से? इत्तेहादियों की भी मैं अभी बात करता हूं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताएं, अगर फातह खानी कराते हैं स्पीकर साहब और उसके बाद सेशन कॉल ऑफ कर देते हैं, तो आप लोग फिर क्या कर लेंगे? एक नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी की भी बात हो रही है। आप लोगों की हुकूमत सिंध में है, सिंध की पुलिस यहाँ आ गई, इनकी हुकूमत वफाक में है, पंजाब में है, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस उनकी कंप्लाइंस देगी। ब्यूरोक्रेसी को क्यों रगड़ते रहते हैं आप लोग सारे इसमें? जी, ब्यूरोक्रेसी को रगड़ने की बात नहीं है। आई थिंक खेलदास भाई का पॉइंट समझ गया था कि जो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन करेगा तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चाहे वो इलेक्टेड ऑफिशियल हो या वो सिविल ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट का। जहाँ तक बात आई वो फातिहा खानी वाली बात आपने की, वो भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये होता है जब भी कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हो कि कोई मेंबर वफात कर गए हों, उसके बाद जैसे सेशन कॉल होता है, एक ट्रेडिशन है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, एक ट्रेडिशन है, वो हम फॉलो करते हैं और उनकी फातिहा खानी होती है या उनके लिए किसी ने अगर कोई अल्फाज करने होते हैं तो मेंबर्स अपना नाम जमा करा देते हैं स्पीकर को और वो हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद ही ये रेजोल्यूशन मूव हो जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि वो प्रोरोग कर दें। अगर प्रोरोग करते हैं वो घंटे बाद दोबारा नया सेशन भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन में 2 दफ़ा भी सेशन कॉल हो सकता है। ओके, तो कोई उसके अंदर जो आपको लगता है वो करेंगे, अगर करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि नहीं चाहिए तो बहुत नहीं, चाहिए नहीं करना इसलिए नहीं चाहिए, उनकी डिस्क्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको करना चाहिए। आर्टिकल 54 इज वेरी क्लियर कि अगर वो नहीं करते द सेशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉल्ड ऑन द 14th डे, इट इज ऑटोमेटिक, देन वो आ जाती है बात। अच्छा, जहाँ तक बात आ जाती है मेंबर्स की बात कर रहे थे, 2-3 मैं ज़रा चीज़ें क्लियर कर दूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेंबर्स खरीदे जा रहे हैं, मेंबर्स बिक रहे हैं, मेंबर्स कोई ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। एक तो मैं किसी ऑनरेबल मेंबर के लिए कभी भी ऐसा सोचूंगा भी नहीं कि वो इस तरह करेंगे। दूसरी तरफ तजाद आप ये देख लें कि अभी बात पहले यही हुई कि जी अगर वो वापस आते हैं तो उनको जो है आम माफ़ी दी जाएगी, जैसे पता नहीं कोई प्रिजनर्स हैं या पता नहीं उनको कुछ क्रिमिनल सजा लगी हुई है, उनको आम माफ़ी एमनेस्टी दे रहे हैं, खुदा न खास्ता वो एंटी स्टेट हैं तो वो कहीं खान साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग पैसे देते हैं उनको, कह रहे हैं पैसे ले लो। देखें और वो आगे इस तरह के एक खान साहब खुद भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं ना जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, एक पार्टी बनाई, वो पार्टी आज पावर में, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो उनको खुद भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इसे गुरेज करना चाहिए। ओवरऑल सिस्टम के ऊपर इस तरह के हेयर से के ऊपर इस तरह की बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट से एक सवालिया निशान पैदा करना ना उनके इंटरेस्ट में है न सिस्टम के इंटरेस्ट में। दूसरा, खाली मैं ये बता दूं कि डिफेक्शन क्लॉज को जरा काइंडली पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें। डिफेक्शन तब अमल में आएगा जब मैंने अमल वो किया होगा, मैं उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने कह तो दिए कि हम लोग नाराज हैं, मैं यहाँ आके कह दूं कि जी मैं कल जाके ये करूंगा, तो वो अभी तक तो वो कहेंगे आप नाराज हैं, फिर मैं नाराज हो सकता हूं। नाराजगी तो देखें जी, अगर फिर इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप की तरह तो नहीं चला सकते। ओके इब्राहिम भाई, 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों के आपने मुझे जरा जल्दी जवाब देने हैं। एक, केपी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, 46 जो एमपीएस हैं वो हमारे साथ हैं और हम वहां पर इन हाउस चेंज करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इलेक्शन और ये टिकटिंग एंड एवरीथिंग, कभी भी इमरान खान साहब ने इसको नहीं किया। पहले आपको खुद पता है अलीम खान, जहांगीर खान तरीन ये लोग करते थे। तो सर ये जो इलेक्शंस को लेकर जो एक डिस्कशन इस वक्त हो रही है कि जी लोग कहां से लाएंगे या किन लोगों को लेकर आएंगे, तो इसके ऊपर क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लाना इनका जमहूरी हक है।
ये सेंटर में लाए हैं, ये किसी प्रॉमिस में लेके लाना चाहें, जो ये करना चाहें, इनको जमहूरी हक हासिल है। अब ये बैठ के डिक्टेट करवाएंगे कि स्पीकर ने क्या करना है क्या नहीं करना, वो स्पीकर साहब का डोमेन है और स्पीकर साहब उसके जस्ट एंड फेयर डिसीजन उन्होंने देना है। अगर उसको किसी ने चैलेंज करना हुआ तो वो फिर उसके लिए कोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उसको कोर्ट्स रिडिफाइन कर देंगी। अगर वो कानून के मुताबिक कोई फैसला देते हैं तो ये प्रिजम्पशंस बना लेना पहले दिमाग के अंदर के यूं हम कर देंगे और ये हो जाएगा तो हम यूं कर देंगे। देखिए, आप स्पीकर को इज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसको डिक्टेशंस नहीं दे सकते और जो उनकी ताकत है वो उसके जो पावर उनको बेस्टो की गई है अपॉन हिम बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान और बाय द असेंबली, वो उसको एक्सरसाइज करेंगे एंड नोबडी कैन स्टॉप देम। अगर उस पर किसी की ये जरूर है कि किसी को उस पर एतराज हो कि ये नहीं और इस तरह होना चाहिए तो फिर उसके लिए रिपोर्ट्स पड़ी हुई है। Okay. So it's a long way to go. मकसद है कि they are getting a little too early. Okay, ठीक है खेलदास भाई, बहुत ईगर हैं आप लोग। इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं बहुत जल्दी है इस वक्त आप लोगों को, अपोजिशन को, इस सारी सिचुएशन में। मुझे जरा बताएं इत्तेहादियों का क्या बना? वो तो बड़े मुझे लग रहा था कि इंक्लाइंड भी है, सब कुछ है, बिल्कुल पिछले 24 घंटे से खामोशी हुई है। ये खामोशी अच्छी नहीं होती वैसे सियासत के लिए, मैं आपको बता रहा हूं जी। मंसूर साहब, ये स्ट्रेटेजी है इत्तेहादियों और अपोजिशन की। किसकी स्ट्रेटेजी है? हम सब की मिली हुई स्ट्रेटेजी है। आप देख लें जिस तरह इनके हुकूमत के वजीर मुशीर क्यू लीग की लीडरशिप पे हमले कर रहे हैं, जिस तरह वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये अगर इनके मामला ठीक होते, अभी तो आप देखें आगे आगे देख होता है क्या कि इनके वजीर और मुशीर भी इनसे किस तरह इनके हुकूमत को छोड़ेंगे। आप देख लेना मंसूर साहब, ये पीटीआई तारीख का ऐसा मतलब माजी का किस्सा बन जाएगी और इसके जो ये कहता है ना कि मैं 10 लाख क्या 172 पूरे नहीं कर सकेगा, 10 लाख को छोड़ दे, 10 लाख भूल जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता। और इंसानों का समंदर हम इनको दिखाएंगे कि किस तरह डी चौक पे 26 और 27 तारीख को पीएमएलएन और अपोजिशन ज्वाइंट का पहुंचता है। बाकी रही बात, हम चाहते हैं कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, यही हमारी जिदोजहद है, यही नवाज शरीफ साहब की जिदोजहद थी जिसमें हम कामयाब हुए। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हुकूमत को सियासी मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जो ये अदम एतमाद है पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए, ना कि इंतशार और ये इस तरह हुकूमतें ये काम नहीं करती। अपोजिशन करती है, मगर अपोजिशन आप देख रहे हैं संजीदा है। और मैं ओआईसी के हवाले से बात करूं, शहबाज शरीफ साहब ने 12 कहा था कि ये इवेंट कोई पीटीआई का नहीं है, ये हमारा है, मगर हुकूमत मजबूर कर रही है अपोजिशन को धरना देने पे पार्लियामेंट के अंदर। 21 तारीख को हम जाके धरना दे और उनको पाबंद करे कि ये 21 और 22 को इजलास बुलाए। अच्छा इसमें है कि 21 तारीख को सेशन कॉल किया जाए, रूल्स के मुताबिक चलाया जाए। तो मैं समझता हूं सारे मसाइल पॉइंट आ गया। सैफ, मुझे जरा बताएं कौन से 46 अरकान आपके साथ हैं? आप लोग पीपल्स पार्टी कह रही है हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं केपी गवर्नमेंट के अंदर, कहां से ये कैसे हुआ है सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन, ये कैसे हो गया? मंसूर भाई, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 46 कौन कौन है। अच्छा, बाय नेम। अच्छा, बाय नेम नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों को जब पार्टी लीडरशिप ने ये क्लेम किया है तो वो कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो 46 शायद उससे ज्यादा भी हो, 46 से ज्यादा भी हो सकता है। इब्राहिम खान साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए उस्मान बुज़दार की आप लोगों ने कुर्बानी नहीं दी, आपने जिद पे बैठे रहे हैं। आज भी अगर आप कुछ अर्सा पहले उस्मान बुज़दार को जाने देते और परवेज इलाही को ले आते तो शायद ये आज इतनी सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। और उसके बाद अब ये केपी के ऊपर एक नया शोशा शुरू हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? सर, ये बेसिकली जो 20-30 साल का कमाया हुआ माल है ना, अब इनको बैठने नहीं दे रहा और वो उसको खर्च करने के मूड में है। और वो खर्च करें, हम कैसे रोक सकते हैं? और दबा के खर्च करेंगे। इंशाल्लाह जिस रास्ते से आया इसी रास्ते पे ही जाएगा। और पीटीआई कहीं नहीं जा रही, पीटीआई के लिए इंशाल्लाह एवेन्यूज ओपन है। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ब्राइट है। और ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो कल एक दूसरे को घसीट रहे थे, एक दूसरे के पेट चाक कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे थे, आज ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये मजा आ रहा है, हमें तो देख देख के मजा आ रहा है कि देखिए ये किस तरह
पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि वो तमाम लोग जिन पे कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, इल्जामात हैं, वो एक ऐसे शख्स के पीछे लगे हुए हैं जिसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक ईमानदार शख्स है। इब्राहिम भाई लास्ट मुझे जरा इब्राहिम भाई ईमानदार आदमी के पीछे चोर लगे हुए, पहले ईमानदार लोग चोरों के पीछे लगे होते थे। अच्छा, मुझे एक लास्ट जवाब दे दे, मेरे पास 30 सेकंड है। मंडे को आप लोग क्या करने जा रहे हैं, जरा बता तो दे, मुझे तो बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वैसे तो बता दे क्या करने जा रहे हैं। हम यही कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। ये इनके जो ख्वाब है ना शेख चिली वाले, ये ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान ने मजबूत होना है और इनकी कंप्रोमाइज लीडरशिप जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसरे में चली जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये पूरा हुकूमत जो है अपना टाइम पूरा करेगी। इब्राहिम खान साहब थैंक यू वेरी मच जी। खेलदास कोस्तानी बहुत शुक्रिया। सेनेटर सैफ मक्सी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सिचुएशन तो बड़ी मेरे ख्याल जमहूरियत के हिसाब से देखें तो बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है। हाँ, डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है, बहुत मसाला है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन अगर मैं जमहूरियत की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ऑकवर्ड है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट जो होगा पूरे मुल्क के लिए और इस 22 करोड़ अवाम के लिए, मेरे ख्याल में ये सोचने की ज़रूरत है हर उस पॉलिटिकल वर्कर को और हर उस लीडरशिप को जो इस पूरे निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं कोई किरदार अदा कर रही है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।